सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शारदा प्रिया। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर रोशन विक्टर। वो एक अच्छे रियल्टर हैं और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे वास्तु के बारे में। वो शो भी देखते रहे हैं रेगुलरली और वो आज बहुत से ढेर से क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूंगी कि इनके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। तो बताइए रोशन जी, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बहुत सारे क्वेश्चंस जो सवाल है मेरे खुद के नहीं हैं, ये मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन सारों के क्वेश्चन हैं। क्योंकि एक चीज़ तो मैंने खुद देखी है कि वास्तु का क्या महत्व होता है मेरी खुद की ज़िंदगी में। आपने मुझे हेल्प किया है इन द पास्ट कि एक सिचुएशन से बाहर निकलने में, एंड आगे काफ़ी जगहों पे जहाँ पे अड़चनें आई हैं आपने उनको सहजता से समझा के सॉल्यूशंस दिए हैं, और भी महंगे वाले सॉल्यूशंस हैं, एकदम इकोनॉमिकल। सो बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस के अंदर जाएंगे, पर उसके पहले आपके ऑडियंस को एक छोटा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से कि मैं करता क्या हूँ और मैं कौन हूँ। मेरा नाम है रोशन विक्टर। मैं फ्रेजर वैली और वैंकूवर में रियल इस्टेट में लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि आपको बताना कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। मेरा काम है ये बताना और ये समझाना कि यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट कैसे चलती है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे और कहाँ से आपको अपने आप को संभालना होता है। आप काफ़ी समझदार हैं। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो और आप बराबर जगह पे हो, परफेक्ट पर्सन के साथ हो जो आपको ये नॉलेज दे रहा है। उसी तरह मैं भी सिर्फ नॉलेज बांटता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि आप कोई गलत कदम ना उठा ले। एंड आई सर्विस एवरीवेयर फ्रॉम बर्नबी राइट अप टू एबट्सफोर्ड। तो अगर इस एरिया में आपको कुछ हेल्प चाहिए, वेदर इट इज़ कमर्शियल, रेसिडेंशियल, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बिना टाइम ज़ाहिर किए, बिकॉज आपका टाइम बहुत काफ़ी कीमती है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत हर एक जो क्लाइंट के साथ मिलता हूँ वो ये पूछता है कि भाई ऐसे 3 चीज़ें क्या है जब हम घर खरीद रहे हैं जो हमको कंसिडर करना चाहिए बिफोर वी इवन बाय द हाउस। ऐसे कौन सी 3 चीज़ों का ख्याल क्लाइंट्स और या होम बायर्स रखने चाहिए? देखिए, इसमें ना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का रोल होता है। पहले तो एस्ट्रोलॉजिकली देखना चाहिए कि वो जो टाइम है बायर के लिए वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर वो टाइम ही नहीं बना हुआ तो या तो उसकी मॉर्गेज नहीं होगी या फिर वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देगा। और इन्वेस्टमेंट भी ये है ना, कई बार तो लोगों ने प्रॉपर्टी लेके उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसको बेचना होता है या परमानेंटली अपने रेजिडेंस के लिए लेना होता है। तो ये प्रॉपर्टी का जो एक हम सोचें कि उसका मोटिव क्या है खरीदने का, और दूसरी बात जो है फिर प्रॉपर्टी किस जगह पे है तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो देखना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी की मतलब जो उसकी जो भी प्रॉपर्टी हम जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका लॉट प्लॉट का साइज़ कैसा है, क्या वो रेगुलर है, इरेगुलर है, और फिर प्लेसमेंट ऑफ द रूम्स इन अ हाउस वो बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है और वास्तु हेल्प करती है कि कौन सा रूम कहाँ है, किसके लिए है, किचन कहाँ पे है, वॉशरूम कहाँ पे है। और फिर ये भी होता है एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली भी बहुत चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग जोडिक साइंस होते हैं तो किन लोगों के लिए कौन सी फेसिंग अच्छी है और कौन सी फेसिंग नहीं अच्छी, तो कौन सी साइड किस साइड में मतलब टाउन की किस साइड में वो खरीदें प्रॉपर्टी, ये भी होता है। तो ये तो इवन न्यूमरोलॉजी यहाँ तक हेल्प करती है कि कोई बंदा अगर न्यू सिटी में जाने वाला है तो क्या वो सिटी उसको ग्रोथ देगा, और अगर वो दे रहा है तो उसमें भी कौन सा प्रॉपर एरिया, जैसे हम इंडिया में मोहल्ला बोलते हैं तो वो कौन सा एरिया उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें पहले एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फिर न्यूमरोलॉजी की भी क्योंकि नंबर वगैरह देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद वास्तु की तो पूरी है। क्योंकि वास्तु जो है, अगर घर का वास्तु ही अच्छा नहीं है तो वहाँ रहने वालों की प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ना फैमिली ग्रोथ हो सकती है, ना उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, और ना ही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो अगर मुझे ये एग्जैक्टली समझना है कि तो बेसिकली क्या इम्पोर्टेंट है कि घर ढूंढने से पहले
आपका ये कहना है कि घर ढूंढने से पहले तो आप किसी को कंसल्ट कीजिए, ताकि आप ये समझ सको कि भाई ये टाइम सही है कि नहीं आपको खरीदने के लिए। वो फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि भाई नंबर वाइज वो प्लॉट या हाउस नंबर इज, या जनरली जैसे कि कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस मूलांक नंबर जैसे बोलते हैं, उसके हिसाब से कौन से नंबर के घर उनके लिए सूट होंगे। फिर वो पता करने के बाद आप कह रही हैं कि फिर उसका जो वास्तु है वो आप चेक करते हैं, और वो समझाने के बाद सो दैट एवरीथिंग लाइन्स अप फॉर दैट फैमिली टू ग्रो। सो दैट इज द 3 थिंग्स विच आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप एक घर लेने की सोच रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, एंड देन कम्स वास्तु। सो आप ये ध्यान रखना कि भाई ये जो जर्नी है खुद से ना करना, इट इज बेटर टू हायर अ प्रोफेशनल जो आपको उसमें मार्गदर्शन दे सके, एक जनरल गाइडलाइन दे सके, और उसके बाद आप उसमें आप बोलते हैं ना, आप एक सही डिसीजन ले पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट शारदा जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे आपने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मुद्दा रेस किया था कि भाई ये काफ़ी होता है स्पेशली हमारे सरी में कि 2 टाइप के प्लॉट्स हैं, राइट। एक तो कल्डेसैक में प्लॉट्स आते हैं जो इरेगुलर साइज शेप के होते हैं, और एक रेक्टेंगुलर होते हैं जो कल्डेसैक के बाहर होते हैं। जनरली मैंने ये रियल एस्टेट में देखा है कि जो कल्डेसैक में प्लॉट होते हैं ताकि बड़े होते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, ऑलमोस्ट 30,000 to 60,000 लेस फॉर द सेम साइज देन अ रेगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये तो हो गया फ्रॉम रियल एस्टेट परस्पेक्टिव, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है फ्रॉम अ वास्तु परस्पेक्टिव? देखिए, जो वास्तु के अनुसार जो प्लॉट होते हैं ना, तो सबसे बढ़िया तो रेक्टेंगुलर होते हैं। और उनमें भी उनकी जो लेंथ और विड्थ है उसमें 40-60 का होना चाहिए, तो वो तो मतलब परफेक्ट माने जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा जो प्लॉट इरेगुलर होते हैं, जैसे आपने कल्डी सैक में बोला, जरूरी नहीं कल्डी सैक में तो सारे होते ही हैं, है ना। लेकिन कई बार कुछ प्लॉट्स वैसे भी हो जाते हैं जिनका कोई ना कोई कोना कटा होता है या कुछ बड़ा होता है। तो इसमें सिर्फ ना अगर नॉर्थ ईस्ट कोना बड़ा हुआ हो तो वो मतलब चल जाता है प्लॉट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुपिटर का स्थान है। तो वहां से जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो ज्यादा मिलती है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जो वो फैमिली एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी जो भी कोना कटा होगा, क्योंकि देखिए पहले इसमें वास्तु में 4 तो डायरेक्शंस मेन आ जाती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर उसमें जो चारों कोने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको ईशानिया कोण बोलते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, वायव्य कोण हो गया, फिर साउथ ईस्ट हो गया, अग्नि कोण हो गया, फिर साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, नैऋत्य कोण हो गया। तो अगर इनमें से कोई भी कोना कटा हुआ है तो उस कोने की जो स्पेशल एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी है, क्योंकि हर एक कोना एक तो उसका एक प्लेनेट होता है, खास प्लेनेट होता है, एक देवता होता है, ठीक है ना। चलो देवता को भी हम प्लेनेट में ले लेते हैं क्योंकि सभी धर्मों के लोग हैं, मैं किसी को एक स्पेसिफिक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगी क्योंकि ये एनर्जी की बात है, ये रिलीजियस थिंग नहीं है। ये तो एक पूरी साइंटिफिक है, ठीक है ना। और फिर जैसे एवरी कॉर्नर जो है उसका अपना एक वो हमें कुछ दे रहा है। करेक्ट। नॉर्थ ईस्ट है तो वो हमें क्या दे रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, वो हमें ग्रोथ दे रहा है, बिजनेस ग्रोथ दे रहा है। उसको हम बोल देते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं तो वास्तु देवता के सिर से करते हैं। वास्तु देवता क्या हो गया, अगर तो हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो फिर वो एक लंबी कहानी है, ठीक है ना, वो कभी फिर चर्चा करेंगे है ना, नहीं तो फिर उसी में टाइम चला जाएगा। तो वास्तु पुरुष क्या हो गया, एक्चुअली हमारी बॉडी। तो हमें कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलती है और किस तरह से हम उसको जैसे हार्मनी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो इसको ज्ञान का भी बोलते हैं, इसीलिए इसका जो ऑनर है वो जुपिटर है। अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हो गया तो एक तो मतलब ब्रेन ने जो डिसीजन मेक करने हैं, डिसीजन अच्छे लेंगे तभी ग्रोथ होगी ना। अगर डिसीजन ही तो सिर ही नहीं है, अगर सिर ही काम ठीक नहीं कर रहा तो बाकी हम किसको यूज करेंगे। तो फिर ये सारा इसको अफेक्ट करता है। तो अब साउथ ईस्ट की बात करें तो वो अग्नि कोण है, वहां पे वो फायर का है और वहीं पे शुक्र जो लग्जरी का कारक है
उसका भी स्थान वहीं पे है। तो अगर वो कोना कट गया, एनर्जी नहीं है, और कई बार तो लीगल इशू आने शुरू हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ गई, बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, तो चाहे इर्रेगुलर है, वो इर्रेगुलर जरूरी नहीं कटा हुआ हो, बढ़ा हुआ भी हो सकता है। करेक्ट। ठीक है ना, तो कुछ बढ़ गया वो भी ठीक नहीं है। और साउथ वेस्ट जो स्टेबिलिटी का होता है, नैऋत्य कौन बोलते हैं उसको, तो वहां पे राहु का स्थान है, लेकिन वो स्टेबिलिटी देता है। अब अगर साउथ वेस्ट में कटा हुआ है, इर्रेगुलर है या बढ़ा हुआ है, तो स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आएगी, और उसमें जो सडन एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं, और कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, बंदा डेब्ट में चला जाता है ना। और फिर उसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ चंद्रमा का स्थान है। वायव्य स्थान इसलिए बोलते हैं कि वायु जैसे चलायमान है, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, ठीक है ना, तो वो हमारी जो मेंटल सिचुएशन है तो वो नॉर्थ वेस्ट पे करती है डिपेंड। अगर नॉर्थ वेस्ट ही कटा हुआ हो गया तो फिर वो मन का जो खुशी है, मन को लगा के कोई काम करना, या मन की चंचलता कितनी होनी चाहिए, मन चंचल भी होना जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अगर नॉर्थ वेस्ट में मतलब न्यूली वेडिड कपल का वो होता है बेडरूम, फिर तो ठीक चलता है, लेकिन जिनकी शादी को कई साल हो गए, नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं, तो वो चंचलता ओवर हो गई। तो ये कोण कटे या बढ़े, इरेगुलर हो गए, ये तो मैंने एक एक प्रॉब्लम बताई है, इसके साथ तो बहुत सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। इस पे तो हमें एक चीज करना ही पड़ेगा कि भाई जो कोण कटे और जो नहीं कटे उस पर एक सेपरेट एपिसोड ही कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपने जो चार डायरेक्शंस बताई हैं और 4 के जो सब डायरेक्शंस बताई हैं, हाँ, उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई समझने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस पे एक सेपरेट एपिसोड करेंगे फॉर श्योर। तो आप ऑडियंस डू लुक आउट फॉर समथिंग लाइक दिस कमिंग इन द फ्यूचर। हम जरूर करने वाले हैं ये एपिसोड, आई प्रॉमिस यू। कब, ये आपको थोड़े टाइम के बाद ही बता पाएंगे, अभी नहीं। बट जैसे हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, मोस्ट जो मेरे फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, इनका ये क्वेश्चन होता है कि रोशन ऐसे कौन से डायरेक्शन को हम, बिकॉज 90% जितने लोग मिलते हैं वो बोलते हैं नॉर्थ अच्छा है, हमको नॉर्थ फेसिंग घर, दरवाजे से जैसे बाहर निकलते हैं वी शुड बी फेसिंग नॉर्थ, तो हमको नॉर्थ फेसिंग घर दे दो, नहीं तो ईस्ट फेसिंग घर दे दो, एंड दैट इज परफेक्ट फॉर अस, हमारे लिए वो बहुत सही है। मैं उनको हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने किसी के साथ कंसल्ट किया? बोलते हैं नहीं, हम तो यूट्यूब पे देख लेते हैं या तो टिकटॉक पे देख लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई नॉर्थ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है। तो क्या ये सही है कि उसमें भी, बिकॉज जब हम कंसल्ट कर रहे थे, द रीजन मैं ये क्वेश्चन पूछा हूँ, हम जब कंसल्ट कर रहे थे आपने मेरे को वेरी क्लियरली बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपके लिए नॉर्थ अच्छा हो, क्योंकि आपने मेरे को बोला था कि आपके लिए ईस्ट अच्छा होगा फॉर श्योर, नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा बट ईस्ट अच्छा होगा। तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आपको लगता है कि एक जनरल स्टेटमेंट बनाना कि भाई नॉर्थ अच्छा है एंड ईस्ट अच्छा है ठीक है, एंड मोस्टली सबको साउथ और वेस्ट को अवॉइड करना होता है, क्या ये सही है, या आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ना जो मैं बोलती हूँ कि 12 जोडिक साइंस हैं, तो हर एक जोडिक साइंस का एक अपना जो है, उनको फेसिंग जो है वो अलग अलग उनको सूट करती है। पहली बात, अकॉर्डिंग टू उनकी कुंडली। तो कुंडली में जैसे चलो कोई लियो है, लियो के लिए जो बेस्ट होता है वो ईस्ट फेसिंग वेस्ट है, ठीक है। जिसका नंबर 8 है, या जो कैप्रिकॉर्न होते हैं, एक्वेरियस होते हैं, उनके लिए वेस्ट अच्छा है। और जो राशियां बाकी जैसे हो गई, पाइसिस है, उसके लिए नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, सैजिटेरियस के लिए नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा होता है। तो जैसे टॉरस है, उनके लिए साउथ फेसिंग गुड रहता है, ओके, ठीक है। ये नहीं कि साउथ फेसिंग गुड नहीं होता। आप देखिए कि जितने अमीर लोग होते हैं उनके लिए जो शहर का जो साउथ एरिया, वो साउथ एक्सटेंशन में ही पाए जाते हैं ज़्यादा। यहाँ भी जैसे साउथ सरी में जो है ना, काफ़ी वो अमीर लोग रहते हैं ना। करेक्ट। बात ये नहीं है कि कोई साइड बिल्कुल हम उसको छोड़ दें, लेकिन जो सबसे अच्छे, ये सही बात है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग इज द बेस्ट फेसिंग। Okay. ये सबको सूट करेगी, क्योंकि जो ईस्ट है ना, वहां से हमारे सूरज उगता है, सनराइज इज फ्रॉम द ईस्ट। करेक्ट।
और जो हमारी नॉर्थ है ना वो 23 एंड हाफ वे हमारी अर्थ जो है वो नॉर्थ की टुवर्ड्स जो टिल्टेड हुई हुई है। करेक्ट। तो जो सारी एनर्जी आती है वो ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से आती है। ओके। ठीक है ना। तो ईस्ट में ज़्यादा हम मेन डोर रखेंगे और खिड़कियाँ ज़्यादा रखेंगे, एंट्रेंस ज़्यादा होगी, तो उसमें जो प्रॉपर लाइट है तो वो घर में आ पाएगी। और लाइट है तो वो जर्म्स को भी खत्म करेगी, क्योंकि सूर्य की लाइट में तो सनलाइट में तो होता ही है, ये जर्म्स को किल करते हैं। करेक्ट। तो बंदों की सेहत अच्छी रहेगी, अगर सेहत अच्छी है तो वो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो उनका नेम एंड फेम होगा, पैसा तो होगा ही होगा, तो नेम एंड फेम भी होगा, है ना। जरूरी नहीं पैसा हो और अच्छा नेम भी हो, दो बातें हैं ना। तो ईस्ट फेसिंग में तो ये है, अगर और वास्तु दोष ना हो, देखिए अगर ईस्ट में भी वास्तु दोष है, ईस्ट फेसिंग घर लेके भी बंदा खुश नहीं हो सकता। अगर ईस्ट पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई, या उसका जो मेन डोर है वो ठीक जगह पे नहीं है, या उसकी मेन डोर के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कोई पेड़ है या कोई खंबा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है ना, उसको हम भेद बोलते हैं वास्तु में, ठीक है ना। तो ईस्ट फेसिंग दिशा तो ये बेस्ट होती है, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेल्थ की दिशा, नेम एंड फेम की दिशा है। तो लेकिन सारी राशियों के लिए जरूरी नहीं है, जैसे अगर ले लेंगे तो सारे घर तो ईस्ट फेसिंग हो नहीं ना सकते। करेक्ट। हाँ, तो ये फिर जो दूसरी राशियां जैसे टॉरस हो गई, ये साउथ फेसिंग जा सकते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग अगर ये खरीदते हैं तो फिर वास्तु दोष ना हो, जरूरी नहीं है। जो साउथ है ये लग्जरी का कारक है, यहाँ पे मंगल का कारक है, मंगल का इस पे सारा जो है ये दिशा जो है मंगल के अंडर आती है, और इसका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे भी जो एरिया है वो शुक्र के अंडर आता है। तो लग्जरी कौन देता है? शुक्र देता है। करेक्ट। तो ये एक लग्जरी का कारक भी है जो साउथ साइड है। तो एक तो है राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिर जो काम होते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग भी तो दिशाएं होती है ना। जो लोग मॉर्गेज का काम करते हैं उनके लिए ये धन से ये कमीशन बेस्ड काम करते हैं। कमीशन बेस्ड काम, मान लो आप भी रियल एस्टेट हो तो आप कमीशन बेस्ड काम करते हो। Correct. बेचने वाला कोई और है तो खरीदने वाला कोई और, आपको बीच में कमीशन आती है। Correct. ऐसे ही मॉर्गेज वाले हैं तो देने वाला बैंक है और लेने वाला जो क्लाइंट है तो बीच में उनको कमीशन मिलती है। करेक्ट। ऐसे जो शेयर होल्डर्स या ब्रोकर्स जो होते हैं, तो जहां बीच में पैसा मिलता है तो वो गुरु का काम है, जुपिटर का। तो जुपिटर का जो है साइड वो है नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट। ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ का जो एरिया आ जाता है, तो ये सारा जो है ना ये उनको सूट करेगा। गॉट इट। मोटिव भी तो हमारा पता होना चाहिए ना कि कोई बंदा ले रहा है। इवन ऑफिसेज जो होते हैं वो भी तो हम देखते हैं ना कि कौन से काम वाला किसको कौन सा सूट करेगा। अब जो साउथ फेसिंग है, जिन लोगों का लग्जरी से रिलेटेड काम होता है, जैसे जो गाड़ियां बेचते हैं, घर बेचते हैं बना के, कंस्ट्रक्शन वाले, वैसे तो उनके लिए वेस्ट फेसिंग भी अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि जो घरों की इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं तो वो लोग हो गए, ठीक है, उनके लिए। और जो फूड के रिलेटेड बिजनेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है ना, और फिर ज्वेलरी का काम करते हैं, कपड़ा जो बेचते हैं, बुटीक्स होती हैं, उनके लिए साउथ फेसिंग बहुत अच्छा रहता है। लेकिन साउथ फेसिंग में भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी साउथ सरी में मैंने किसी की वास्तु विजिट की थी, उनकी 2 कंपनियां थी पहले ट्रकिंग की। दोनों मतलब पहले बड़ी अच्छी चल रही थी, तो पहले उनका घर कोई और था। जब से उन्होंने साउथ फेसिंग घर लिया साउथ सरी में, तो दोनों कंपनियां बंद करनी पड़ गई और इंडिया में भी उनका करोड़ों रुपया डूब गया। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली थी, फिर तब वो मेरे पास आए तो फिर कहते साउथ फेसिंग है। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था, मैंने कहा तो नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे शेड है? कहते हाँ। मैंने कहा तो उसी ने पैसा रोक रखा। और साउथ फेसिंग जब घर होगा ना तो स्लोप साउथ की तरफ चली जाती है, क्योंकि गाड़ी वहां से निकलेगी। करेक्ट। तो वो ड्राइववे बनता है ना, तो थोड़ी स्लोप तो लेता ही है ना। Correct. तो अगर साउथ पे स्लोप हो गई तो वो पैसा आता है, निकल ज्यादा जाता है। Got it. तो ये मतलब हम ये नहीं कह सकते कि साउथ फेसिंग बुरा है, लेकिन साउथ की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ जैसे लूप होल्स रह जाते हैं, या उसमें थोड़ी वो रह ही जाती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए। जैसे अगर और एक बात और साउथ फेसिंग घर में तो अभी बता दूं,
जैसे साउथ फेसिंग घर है, अगर उसका ड्राइव वे साउथ वेस्ट में है, बिल्कुल कॉर्नर में, वो जो राहु का है, तो वहाँ क्या है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। ओके एंड ये भी सोचिए कि अगर किसी अभी डिटैच्ड घर नहीं है, किसी का टाउन हाउस हो गया या उनका कॉन्डो हो गया, मैंने ये सुना है कि साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए घर का, उसी लिए दैट्स फॉर द सेम रीजन क्योंकि वो राहु का है। ओके तो एक तो जो इसमें ना, एक तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ओके और एक्सीडेंट भी मतलब ऐसे होते हैं कि बाद में ना उस एक्सीडेंट की वजह नहीं पता चलती, और फिर रोग भी घर में ऐसे होते हैं कि अगर किसी की डेथ भी हो जाए ना, तो डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आती कि इसकी वजह क्या बनी। वाओ। तो ये सारा कुछ देख के ना, मैं ये नहीं है कि कोई किसी को डरा रही हूँ या आपको बात बता रही हूँ, लेकिन ये एक साइंस है, तो इसमें हमें अगर हम देख के चलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए साउथ ईस्ट में गैराज है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, साउथ वेस्ट में अगर गैराज है तो वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, तो उनके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर जरूर ही उसमें कोई वास्तु दोष होगा ही होगा। इंटरेस्टिंग। एंड इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा कि जनरली जब हम खरीदते हैं तो हमारे पास हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अभी दोनों एक ही राशि के तो नहीं होते, हाँ, एक होगा जेमिनी, दूसरा होगा टॉरस या एरीज। तो इस मामले में आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा वाला अच्छा होगा उनको, कौन सा डायरेक्शन? देखिए जो भी जोडिक राशि होती है ना, ये जरूरी नहीं कि उसके लिए एक ही घर जो है वो अच्छा होगा। जैसे हम एरिस की बात करें, मेष राशि की, मेष राशि वालों के लिए जैसे ईस्ट फेसिंग घर भी अच्छा होता है, नॉर्थ फेसिंग भी अच्छा होता है, और इनके लिए इवन साउथ फेसिंग घर भी अच्छा होता है। तो ये नहीं है कि एक की एक राशि है तो उसकी एक ही साइड बनती है। गॉट इट। तो फिर उसके घर में जितने जने रहने वाले हैं, तो उनमें से ज्यादा का मतलब जो कनेक्शन है वो कौन से जोडिक साइंस में है, तो वो हम देख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम मतलब उनको फिर रिकमेंड करते हैं कि आप ये घर ले लो। फिर उसका एक इसके अलावा ना जो मेरा काम होता है, मैं उनका कारोबार भी देखती हूँ कि वो कौन सा मतलब काम कर रहे हैं। तो अगर वो हिसाब से देखने जाए कि क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी घर में 100% तो आपको वास्तु के हिसाब से यहाँ एटलीस्ट नहीं मिलने वाला। तो ये जो बोलते हैं कि वास्तु दोष हो गया, या ये कईयों का ये मानना होता है कि भाई इसकी जो सॉल्यूशंस है महंगी होती हैं, दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। यहाँ पे तो हम लोग मोस्टली कॉन्डोज में रहते हैं या तो टाउन हाउसेस में रहते हैं, एंड डिटैच में भी हो गया कि मैंने काफ़ी सुना है और काफ़ी लोगों से भी सुना है कि उन्होंने किसी से कंसल्ट किया था और उनको दीवारें तोड़नी पड़ी, किचन को तोड़ना पड़ा, वॉशरूम को इस तरफ से उस तरफ करना पड़ा। बट जब मैंने आपसे बात किया था तो ऐसे कुछ मेरे को फीलिंग आई नहीं, क्योंकि मैं जब रह रहा था कुछ 1 साल पहले, हम रेंट पे थे। ऑफकोर्स रेंटल घर में हम तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, तो आपने सिंपल सा सॉल्यूशंस दिए थे। हाँ, तब मैंने कौन सी तोड़फोड़ करवाई आपके घर में? कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि जब दूसरों की एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि भाई एक तो घर खरीदने में बहुत डर लगता है, दूसरी बात ये होती है कि अगर खरीद भी लो कि कोई भी दोष हो जाए तो उसमें दोष सुधारने के लिए बहुत खर्चे होते हैं, जो मैं नहीं मानता कि सच है। बट आपके हिसाब से जनरली जैसे कि आपने मुझे भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम्स नहीं आनी चाहिए। ये दोनों होंगे तो आपके जो कमाई है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे राशि के हिसाब से, मेरे एस्ट्रोलॉजी सबको ये जनरल देखिए, टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए। टॉयलेट तो क्योंकि आजकल जो वेस्टर्न वो सिस्टम चला है ना, तो वॉशरूम एंड टॉयलेट एक ही होते हैं ना। करेक्ट। अकेला वॉशरूम मतलब हो तो वो कोई दुख नहीं देता। अगर नहाने के लिए है तो टॉयलेट नहीं जाते तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे टॉयलेट है, ये पहली बात है कि टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। किचन अगर है उसका भी सोल्यूशन हो जाता है, ऐसे नहीं है। तो ये जो छोटे मोटे सोल्यूशन, उसको हम पिरामिड से, कहीं पे कलर थेरेपी, जो भी मतलब सिंपल होता है। मुझे ये लगता है कि ऐसे नहीं है कि हर समस्या का हल महंगा ही हो। करेक्ट। देखिए, अगर किसी के सिर दर्द का सेरिडॉन से या टेलानॉल से इलाज हो सकता है, उसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है।
करेक्ट। तो ये सिंपल से उपाय करके हम उनको, इसमें पिरामिड लगा सकते हैं, इसमें हम कुछ क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, कुछ स्ट्राइप्स होती हैं उसको पैरा स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह रख के आपके भी रखवाए होंगे मैंने, है ना। करेक्ट। तो वो सारा करके हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको वास्तु अनुसार बना सकते हैं। मुझे लगता है आज की बातचीत हमें यहीं पे रोक देनी चाहिए और फिर इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कभी फिर इसका और डिस्कशन कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, हम इसमें इन डेप्थ में जाएंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड टू कम। बेसिकली इफ यू हैव टू राउंड इट अप, हमारे लिए ये है कि कोई भी डायरेक्शन अच्छा या बुरा नहीं होता, वो टोटली आपके डिपेंडेंट होता है, आपके राशि के डिपेंडेंट होता है, आपके वास्तु के डिपेंडेंट होता है, आपके काम के अनुसार भी होता है। एब्सोल्युटली। सो अगले एपिसोड में हम क्या क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू न्यूमरोलॉजी, ओके, and then go further into zodiac signs and when to buy, what to buy and how to buy. So stay tuned, आप देखते रहिए, look out for our next episode coming in the next week. अब आगे क्या सीखने वाले हैं, हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या होता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और उसके अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जोडियक साइंस और रियल एस्टेट। तो आप देखते रहिए ये एपिसोड हमारा। And thank you so much for watching this right till the end. And thank you Sharda ji so much for your time for today and looking forward to our दर्शकों का next भी one. बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू। सपने वो नहीं जो